हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। और इसमें ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि बेसिकली कॉस्ट होता क्या है और कॉस्ट किस किस तरीके की होती है। हमने पढ़ा था भाई टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज और मार्जिनल हमने नहीं पढ़ा है, वो हम आज पढ़ेंगे। पर टोटल कॉस्ट के अंदर हमने फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और उसका एक ग्राफ भी पढ़ा था, तीनों के अलग अलग ग्राफ्स पढ़े थे, फिर एक कंबाइंड ग्राफ था। ठीक है, ग्राफ की शक्ल अगर आपको याद हो तो ग्राफ की शक्ल देखो कुछ ऐसी थी। ये है हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे है हमारा आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है हमारी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है भाई, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होगी। फिक्स्ड कॉस्ट ये होती है जैसे कि मान लो आपको जो रेंट देना है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। और आपको क्या मतलब ये सारी चीज़ें फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएंगी। और अगर आप लेबर की बात करो, क्योंकि वो वेरिएबल फैक्टर है ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी, आपको हर लेबर को जो सैलरी देनी है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये हो गया आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कौन सा हो गया, TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा बनता है, उसका कर्व देखो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा होता है हमारा TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा, ये हमको पता है कि टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट में दो आपके फैक्टर्स आते हैं। कॉस्ट किस पे लगती है, या तो कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स पे लगेगी या फिर कुछ वेरिएबल फैक्टर्स पे लगेगी। फिक्स्ड फैक्टर्स पे जो कॉस्ट लगती है उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर्स पे जो कॉस्ट आएगी वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और उन दोनों को ही मिला के हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो दोनों के अगर हम कर्व्स को मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा ना। तो इन दोनों के कर्व्स को कैसे मिलाएंगे, मान लो ये जो इतनी वैल्यू है, इतना जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है वो है 10। ठीक है, अब हम क्या करें, इस वेरिएबल कॉस्ट में 10 ही तो ऐड करना है, कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते जानी है, क्योंकि फिक्स्ड वाली कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहनी है, चेंज नहीं होनी। तो हमको 10 10 10 ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे हमारी क्या हो जाएगी, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट का जो कर्व होगा ना वो बिल्कुल पैरेलल होगा किसके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। क्यों, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड होता गया। वो फिक्स्ड अमाउंट क्या है, वो फिक्स्ड अमाउंट है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। तो इसीलिए इस तरीके का आपको कर्व देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ तक मैंने समझाया था। अब देखो एक चीज़ जो रह गई थी, हाँ हमने बिहेवियर भी पढ़ लिया था। तीनों का बिहेवियर क्या होता है, TC का, TVC का, TFC का, राइट, यानी कि ये सारी चीज़ें। अब हमको पढ़ना है स्पेसिफिकली बिहेवियर TVC का। ये जो ब्लू वाला कर्व है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि हम पढ़ेंगे अब पहले तो बिहेवियर ऑफ TVC, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कब कैसे कम ज़्यादा होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले TVC क्या करती है, TVC इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, TVC इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। दूसरा आपका क्या होता है, TVC इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि इसमें दो स्टेजेस हैं। जैसे आपको याद होगा हमने जो पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्ट TP वाला, ठीक है, उसमें भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि TP कब इंक्रीज हो रहा है, TP कब डिक्रीज हो रहा है, TP कब कांस्टेंट है, याद आया। तो हमने पढ़ा था, 3 स्टेजेस पढ़ी थी, TP इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, TP इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, फिर TP क्या था, कांस्टेंट हो गया था, ऐसे करके। यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपके दो स्टेजेस हैं। दो स्टेजेस क्या हैं, सॉरी, आपकी दो स्टेजेस क्या हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो क्या करेगा, TVC इंक्रीज करेगा पर डिक्रीजिंग रेट पे। कैसी रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर। यहाँ भी क्या करेगा, TVC इंक्रीज ही करेगा पर कैसी रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पर। तो बस इतना सा डिफरेंस है, पहले डिक्रीजिंग रेट फिर इंक्रीजिंग रेट, याद रखना है, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। अब देखो पॉइंट है समझने का यहाँ पर ये कि TVC क्या कर रहा है, दोनों टाइम ही इंक्रीज कर रहा है। भले ही उसका बढ़ने का रेट अलग है, पहले डिक्रीजिंग रेट है फिर इंक्रीजिंग रेट है, पर बढ़ तो रहा ही है ना, दोनों में इंक्रीज कर रहा है। अब आप सोचोगे इंक्रीज ही क्यों कर रहा है, तो देखो प्रैक्टिकली सोचो, मतलब मान लो आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी ही ना, अचानक से कम कैसे हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैसा लग रहा है कोई भी चीज़ बनाने में वो कम हो जाए, नहीं, ऑब्वियसली बढ़ेगा। टाइम के साथ साथ आप और अपना बिजनेस एक्सपेंड करोगे और आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी ही, कम तो होने से रही। तो यानी कि ये तो तय है कि TVC इंक्रीज ही करेगा, पर पहले कैसे करेगा, डिमिनिशिंग रेट पर, फिर कैसे करेगा, इंक्रीजिंग रेट पर। कैसे याद रखना है, पहले डिमिनिशिंग फिर इंक्रीजिंग, पर क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा।
अब क्यों करता है, कैसे करता है, ये समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली स्टेज समझते हैं। शुरुआत में टीवीसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट। अब ये जो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पर, इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट प्रोड्यूस करने में जो हमारी कॉस्ट आ रही है ना, वो कम है। समझ रहे हो, पर यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कॉस्ट कम होती जा रही है। मान लो जब मैंने पहली यूनिट प्रोड्यूस करी तो लगे मेरे 7 रुपये, फिर मैंने दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करी तो मेरे फिर सिर्फ 5 रुपये ही लगे, 5 नहीं एक्चुअली, हाँ 5 रुपये लगे। फिर जब मैंने तीसरी यूनिट प्रोड्यूस करी तो मेरे लगे 4 रुपये। अब अगर मैं वैसे टोटल कॉस्ट देखूँ तो वो बढ़ रही है। टोटल कॉस्ट कितनी आई, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 7, 2 यूनिट प्रोड्यूस करने पर 12, 3 यूनिट प्रोड्यूस करने पर कितनी हो गई, 16। हाँ, टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है, पर जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है, हर बारी कम हो रही है। तो शुरुआत में क्या होता है, ये याद रखना है फॉर्मूला, कि जब हम शुरुआत में प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम आती है। क्या होता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाती है। तो शुरुआत में क्या होगा, टीवीसी इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट। और यहाँ पे एक और चीज़ समझने की है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमको रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, वो कैसे मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। ये याद रखना है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब आपको याद होगा जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है, 3 स्टेजेस थी ना आपके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स, राइट। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स जब हमको मिल रहे होते हैं तब हमारा क्या हो रहा होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, एमपी बढ़ रहा होता है, तभी तो हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है, यानी कि हमको पर यूनिट मतलब जो हमारी एक लेबर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, हर यूनिट ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एमसी, यानी कि एमपी बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि एमसी घटेगा। और जब एमसी हमारा घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, टीवीसी इंक्रीज तो करेगा बट घटी हुई रेट पे, यानी कि डिक्रीजिंग रेट पे। तो ये पूरा साइकिल समझना है। कैसे समझना है, देखो शुरुआत से हमको ये तो पता है टीवीसी इंक्रीज ही करनी है, पहले डिक्रीजिंग रेट पे करेगी, डिक्रीजिंग रेट वाला समझते हैं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग रेट में क्या होगा, हमको मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ऑपोजिट, ऐसे याद रखो, डिक्रीजिंग रेट पे टीवीसी इंक्रीज करे, हमको मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब एमपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है मतलब एमपी उल्टा है एमसी का, तो एमपी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एमसी डिक्रीज होगा, और एमसी डिक्रीज हो रहा है इसीलिए क्या हो रहा है, हमको टीवीसी इंक्रीज तो कर रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पे। अब सेम डिट्टो ऐसे क्या, ऐसा यहाँ छाप देना है, कैसे, मतलब इसका ऑपोजिट लिख करके, कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, टीवीसी इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमको मिल रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हमको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है भाई, एमपी हमारा गिर रहा है, एमपी गिर रहा है मतलब एमपी उल्टा है एमसी का, तो एमसी इंक्रीज कर रहा है, और क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है इसीलिए हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। डिट्टो यही कहानी है, जस्ट इसका ऑपोजिट करना है। तो आई होप दोनों स्टेजेस आपको समझ आ गई होंगी। ये आपको ग्राफ भी याद रखना है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, बस इतनी सी कहानी याद रखनी है आपको, उसके बाद सारी चीज़ें सॉर्टेड है, ठीक है। अब हमने टीवीसी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मतलब टोटल कॉस्ट बेसिकली हमारा हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे एवरेज कॉस्ट और हमारे मार्जिनल कॉस्ट पे। देखो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ना है। 3 तरीके की कॉस्ट थी, एक तो टोटल कॉस्ट है, एक एवरेज कॉस्ट है, और एक हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हमको पढ़ना है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड नंबर की हमारी जो कॉस्ट है, दैट इज़ एवरेज कॉस्ट। तो जिस तरीके से आपने एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा था, याद है एवरेज प्रोडक्ट क्या था, एवरेज प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट लेबर, हर मतलब यूनिट ऑफ लेबर जो है वो ऑन एन एवरेज कितना प्रोड्यूस कर रही है। अब इसी तरह यहाँ पे हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट क्या होती है कि हर यूनिट को बनाने में कितना पैसा जा रहा है, तो ऑन एन एवरेज हर यूनिट को बनाने में कितना पैसा जा रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, वही आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या हो जाएगा इसका मतलब, कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि अगर आपने 6 पेन बनाए हैं, 6 पेन बनाने में आपको 48 रुपये लग गए, ठीक है, आपने बनाए 6 पेन्स और उनमें लग गए आपको 48 रुपीज़ आ गए, ठीक है। तो एक पेन बनाने में ऑन एन एवरेज कितने रुपए लगे होंगे, तो हम क्या करेंगे,
टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 6 पेन बनाने में, और कितने पेन बनाए हैं हमने? 6, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि Q, यही हो जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला समझ आ गया, TC/Q। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, तो क्या आ जाएगी? 48/6, यानी कि 8 रुपये का ये समझ लो एक पेन बन के तैयार हुआ है। अब एवरेज कॉस्ट एग्जैक्टली वो नहीं हमको बताती है कि हर यूनिट कितने में बनी है, ज़रूरी नहीं है हर यूनिट 8 रुपये में ही बनी हो सकता है पहला पेन बना हो 10 रुपये में, हो सकता है फिर दूसरा पेन बना हो 12 रुपये में, फिर हो सकता है तीसरा पेन बन के तैयार हुआ हो 8 रुपये में, ठीक है। फिर हो सकता है चौथा पेन बना हो 6 रुपये में, कितने हो गए यहाँ पे? 20 और 10 30 और 36। हो सकता है फिर पांचवा पेन बना हो 4 रुपये में, फिर हो सकता है कि और आपका छठवां पेन बन के तैयार हो गया हो 8 रुपये में। पर अगर हम अब इन सबको ऐड करें कितना आ जाएगा? 48। कितने पेन बनाए हैं हमने? 6, तो ऑन एन एवरेज सब में 8 रुपये ही लगे हैं, भले ही किसी में असली में 4 लगे हों या फिर किसी में 12 भी लगे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो एवरेज कॉस्ट ये होता है। अब जिस तरीके से टोटल कॉस्ट के हमारे 2 कंपोनेंट्स थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल कुछ आना है सब में, इसी तरह जो हमारी एवरेज कॉस्ट है उसमें भी 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि F और V यहाँ पे दोनों को बीच बीच में घुसा देना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसी तरह एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये दोनों भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होती है। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू TC/Q। एक और फॉर्मूला यहाँ से क्या पता चल जाता है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू AFC प्लस AVC, ठीक है। जिस तरीके से टोटल कॉस्ट किससे बना होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलके, इसी तरह एवरेज कॉस्ट किससे मिलके बनी है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है ये वाली, तो फिक्स्ड ही रहती है ना, चेंज तो नहीं होती है। तो यहाँ भी जिस तरीके से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर मतलब कांस्टेंट थी ना, यहाँ पे क्या होगी? ये भी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और जैसे कि अब देखो, हाँ, इसका ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, इन दोनों के ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ग्राफ देखो, अब मैं टेबल नहीं बना रही हूँ, टेबल बनाऊंगी आपको करके दिखाऊंगी कैलकुलेशन, उसमें बहुत टाइम जाएगा। आप ग्राफ पर ध्यान देना, ग्राफ से मैं आपको समझाती जाऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, ये है AFC, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा आउटपुट, राइट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा होता है? आपने इंडिफरेंस कर्व देखा है ना, इंडिफरेंस कर्व पढ़ के आए हो, याद है। और मैंने आपको वो भी पढ़ाया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें भी मैंने आपको एक कर्व बताया था जिसमें क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक जब हमारी डिमांड होती है तो कैसा शेप होता है उसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्ट शेप होता है हमारे AFC का। AFC का शेप ऐसा रहेगा, कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा शेप होता है? याद रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसका शेप है ये है AFC, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। किसका? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, याद रहेगा इस तरीके का। अब इस पे जो हर पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट किससे मिलके बने हैं? किससे मिलके बने हैं भाई? यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? फिक्स्ड कॉस्ट है कुछ, मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या है? हमारा आउटपुट है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या है? हमारा आउटपुट मान लेते हैं, इधर नहीं इधर, इस पे हमारा आउटपुट मान लेते हैं 2। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और ये जो आउटपुट है, इन दोनों को मिला करके हमारा एक ग्राफ बना है, राइट। तो किसी भी पॉइंट पे जब हम क्या करेंगे, इसको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को और आपके आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही तो आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? जब जो आप ऐसे समझ लो, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला भी मैंने TC/Q बताया था ना। अब इन दोनों में क्या लगा दो? AC की जगह AFC कर दो, TC की जगह TFC कर दो, तो यही फॉर्मूला बन गया कि नहीं? बस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ भेज दोगे तो वही फॉर्मूला बन गया ना। यानी कि हर पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी ना वो सेम आएगी। अब जैसे यहाँ पे 5 2 10, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई? 5 × 2 10। इसी तरह मैं यहाँ की जो निकालूंगी, यहाँ पे मान लो हो सकता है ये हो कितना हो सकता है, मान लेते हैं 2,
ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है ये आउटपुट हो 5, तो 2 5 से 10 ही आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, मतलब हर पॉइंट पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के हर पूरे ग्राफ पे, पूरे कर्व पे हर पॉइंट का जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आएगा वो सेम रहेगा हमेशा। तो ये आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ याद रखना है। अब बात आती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है भाई? उसका कर्व थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। कैसे खतरनाक है? ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया हमारा आउटपुट, है ना। अब इसका कर्व कैसा होता है? इसका कर्व होता है थोड़ा ऐसा, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके की होती है, ठीक है। यानी कि शुरुआत में तो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, फिर बाद में वो क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है वैसे भी? शुरुआत में तो डिक्रीज ही करती है ना, बाद में हमारी इंक्रीज करती है। तो इसी तरीके से समझ लो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? शुरुआत में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नॉट वेरिएबल की शुरुआत में सॉरी वो डिक्रीज करेगी और बाद में इंक्रीज करेगी। तो ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट किससे मिलके बनता है? दोनों को मिला दो, एवीसी को और एएफसी को, इससे और इससे दोनों से मिलके ही तो एवरेज कॉस्ट बनता है। तो अब हम इन दोनों के कर्व्स को मिला दें, जैसे अभी हमने टोटल कॉस्ट के केस में किया था, टीएफसी और टीवीसी को मिला दिया था। इसी तरह एवरेज कॉस्ट के केस में हम एएफसी और एवीसी को मिला दें तो क्या हो जाएगा? हमको एसी का कर्व मिल जाएगा। तो अब हम इनका मिला जुला कर्व बनाते हैं। देखो अभी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब हम तीनों चीज़ें लेंगे, एवीसी, एएफसी और एसी। अब एएफसी तो देखो कैसा बना हमारा, एएफसी बन गया हमारा कुछ ऐसा, ये हो गया एएफसी, समझ आ रहा है। एवीसी कैसा बनेगा हमारा? इस तरीके का। ये याद रखना है, एवीसी हमेशा एएफसी वाले कर्व, ये एएफसी वाला कर्व है, इसके नीचे आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा शुरुआत में ज़्यादा ही रहती है। समझ आ रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा क्यों रहेगी? क्योंकि दुकान का शटर आप बंद नहीं कर सकते, एक दिन छुट्टी है तो दुकान का किराया काट नहीं सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट आपको फिर भी बेयर करनी पड़ती है, भले ही आप लेबर को उस दिन की तनख्वाह मत दो। तो वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत में कम ही रहती है और फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा रहती है, पर बाद में वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वो और ज़्यादा लेबर हायर करोगे, उनके ऊपर जो खर्चा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट ही तो होती है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है, वेरिएबल कॉस्ट वाला कर्व हमेशा नीचे से जाएगा, मतलब नीचे रहेगी शुरुआत में, और ये ऐसे। अब इन दोनों कर्व्स को मिला दूँ तो मेरे को एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी मेरी। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा हो जाएगा? ऐसा, ये हो गया मेरा एवरेज कॉस्ट का कर्व। मतलब थोड़ा सा हिस्सा देखो ऐसा इसका ले लिया, इस वाली का एवरेज फिक्स कॉस्ट का, थोड़ा सा हिस्सा एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ले लिया, तो हमारा ये बन गया एवरेज कॉस्ट कर्व। ये आपने याद रखना है। कैसा है ये? एवरेज कॉस्ट कर्व। तो थोड़ा बहुत इसके जैसा लग रहा होगा आपको दिखने में, पर क्या है, ये इसको थोड़ा बड़े रूप में बनाते हैं तो ये ऐसे ही बनता है, और फिर ऊपर उसके एवरेज कॉस्ट आएगी। याद रहेगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिला के हमारी बन जाती है एवरेज कॉस्ट। तो ये आपका एवरेज कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके बाद बात करेंगे हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो एवरेज कॉस्ट पढ़ लिया है, टोटल कॉस्ट भी पढ़ लिया है, लास्ट हमारा बचता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, मार्जिन वर्ड का मतलब क्या होता है। मार्जिन मतलब डिफरेंस। अगर आप क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करने में उसके लगे 10 रुपये, नेक्स्ट यूनिट आपने प्रोड्यूस करी तो आपके दोनों यूनिट प्रोड्यूस करने में लगे 18 रुपये, दूसरी वाली में कितने लगे? 8 रुपये तो एक्स्ट्रा लगे, पहले वाली में 10 लगे तो इसमें 8 लगे। तो हर यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी? वही हमारी कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या है? कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। हर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर। एवरेज कॉस्ट क्या था आपका कि पर यूनिट ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्ट लग रही है, पर यहाँ पे क्या है, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर कितनी कॉस्ट लग रही है, वो कहलाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला आपको मार्जिनल प्रोडक्ट वाले उसमें बताया था, क्या था वो, कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1, यही तो था। अब इसी को बिल्कुल T की जगह क्या करना है, हमें C कर देना है सब जगह। वही फॉर्मूला रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n लेबर या फिर n यूनिट, सॉरी नॉट लेबर, इज इक्वल्स टू TCN माइनस 1। यही फॉर्मूला रहेगा हमारा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का। अब आप सोचोगे कि जैसे हमने टोटल कॉस्ट में पढ़ा कि दो कंपोनेंट्स थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
एवरेज कॉस्ट में पढ़ा, दो कंपोनेंट्स थे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब आप सोचोगे कि मार्जिनल कॉस्ट में भी तो दो ही कंपोनेंट्स होने चाहिए, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, है ना, सिंपल सी बात है। पर ऐसा नहीं है, ये सिंपल बात नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मार्जिनल के केस में मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। और ऐसा क्यों नहीं होता है, ये भी रीज़न समझो। ऐसा इसलिए नहीं होता है, पहली यूनिट प्रोड्यूस करी आपने, एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपके लगे 50 रुपये, दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करने पर मान लेते हैं आप क्या कहते हैं, आपके 2 यूनिट जब प्रोड्यूस करी तो आपके लगे 77 रुपीज़। तीसरी यूनिट्स जब मतलब 3 यूनिट्स बना ली आपने, टोटल कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ, टोटल कॉस्ट है एक यूनिट के 50 रुपये, 2 यूनिट्स के 77 रुपये, 3 यूनिट्स के 91 रुपीज़, है ना, 4 यूनिट के मान लेते हैं 107 रुपये, ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो कितनी आएगी, पहले वाले की तो वही रहेगी सेम, ये आपको पता है। दूसरे वाले की क्या आ जाएगी, TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब एक पहले वाला माइनस करना है हमको। इसी फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी 27 आई कि नहीं। फिर यहाँ पे इसकी हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी 14, ठीक है, 14 आ गई। फिर यहाँ पे हम इसकी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 16। तो यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या सेम है, मार्जिनल कॉस्ट क्या सेम है, नहीं ना। तो मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हो सकती है, मार्जिनल कॉस्ट कभी भी फिक्स्ड नहीं होती। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, हर एडिशनल यूनिट की कॉस्ट, हर एडिशनल, हर एक्स्ट्रा यूनिट जब आप बना रहे हो, चौथी वाली यूनिट जब बनाई तो 16 रुपये लगे, तीसरी यूनिट जब बनाई तो 14 रुपये लगे। तो हर एडिशनल यूनिट की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और एडिशनल यूनिट की कॉस्ट कभी भी सेम नहीं हो सकती है, हमेशा डिफरेंट होती है। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट के केस में हम क्या करते हैं, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट की ही पढ़ाई करते हैं, हम मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं देखते हैं। अब इसके साथ हमारे पास एक और फॉर्मूला भी आ जाता है। देखो ये तो ये था कि MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 जब एडिशनल की बात हो रही हो, पर एक और फॉर्मूला है कि MC इज इक्वल्स टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। जैसे कि मान लेते हैं हम बोल रहे हैं कि भाई हमने जब 6 यूनिट्स बनाई ना तो हमारी कॉस्ट आई थी 112 रुपये, ठीक है। और जब हमने बनाई 18 यूनिट्स, जब हमने बनाई 18 यूनिट्स तो हमारी कॉस्ट क्या आ गई, 112 नहीं 144 लग लेते हैं, 144। और जब हमने 18 यूनिट्स बनाई तो 18 यूनिट्स बनाने पर हमारी कितनी कॉस्ट आ गई है, ये मान लेते हैं 60 रुपीज़, ठीक है, 60 तो नहीं होगा, ज़्यादा होना चाहिए, हाँ। तो इसकी मान लेते हैं 60, 6 यूनिट्स बनाने पर 72 और 18 यूनिट्स बनाने पर आपकी 144, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको एडिशनल यूनिट की बात नहीं करी है। एडिशनल मतलब जब हमको ऐसे ऐसे दे रखा हो 1 2 3 4, पर हमको यहाँ पे पूरा बंच सा दे रखा है कि एक्स्ट्रा 6 यूनिट्स बनाएंगे इकट्ठे। यहाँ पे तो हम एक एक यूनिट की बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा, पर यहाँ पे इकट्ठी हमको 6 यूनिट्स की बात करिए, कितनी, 6 से 18, 12 यूनिट्स एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा TC, टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया है, डिफरेंस ऑफ TC कितना डिफरेंस आया है, 144 माइनस 72, ठीक है, और अपॉन डेल्टा Q, क्वांटिटी में कितना यूनिट्स आया, कितना डिफरेंस आया है, 6 से 18 हो गई है, यानी कि 18 माइनस 6 तो कितना हो गया, ऊपर 72 अपॉन 12 तो कितना हुआ 6। तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, पर मतलब एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर आपकी 6 रुपये। ये आपने याद रखना है इस तरीके से, मतलब एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। फॉर्मूलाज एंड में मैं ज़रूर रिवाइज करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है, फॉर्मूलाज याद रहेंगे। अब बात आती है इसके कर्व की, जैसे हमने देखो कर्व भी मैं लास्ट में रिवाइज कराऊंगी, डोंट वरी। तो हमने अभी एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का पढ़ा था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 3 थे उसमें। पर अब इधर क्या होंगे, इधर ना मार्जिनल कॉस्ट का सिर्फ एक ही कर्व है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, मतलब कि आपको मिला मिला के बनाना पड़ेगा, वैसा नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट का एक सिंपल सा कर्व होता है इस तरीके का, जैसा आपका वो वाला कर्व था ना, एवरेज कॉस्ट का कर्व देखा था ना हमने, तो उसी तरीके का मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, इसके नीचे का जितना भी हमारा एरिया होता है OL, मान लो हम कितना आउटपुट बना रहे हैं, यहाँ पे अभी OL बना रहे हैं, ठीक है, OL बना रहे हैं, और हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, OQ आ रही है। तो OQ इंटू OL, मतलब ये जो पूरा एरिया होगा इसके अंदर का, मार्जिनल कॉस्ट के आपके कर्व के अंदर का जितना भी एरिया होगा, OQ इंटू OL, वो आपका क्या कहलाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहलाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना है ये फॉर्मूला, मार्जिनल कॉस्ट के कर्व के अंदर का जितना भी एरिया है वो क्या कहलाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है, क्योंकि यहाँ पे हम फिक्स्ड को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं,
यही समझ आ रहा है, फिक्स्ड को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो फिक्स्ड जब है ही नहीं, सिर्फ मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट है, तो मार्जिनल वेरिएबल भी लिखने की क्या ज़रूरत है, एक ही बात हो गई ना, मतलब मार्जिनल जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वही मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो हम इसीलिए इसमें कुछ और लेते ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ क्यू इंटू ओ एल इज इक्वल्स टू टी वी सी, इसके अंदर का जितना भी एरिया होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ जो अभी हमने देखो फॉर्मूला लिखा था ना, ये वाला एम सी एन इज इक्वल्स टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, इसको आप और क्या लिख सकते हो, एम सी एन इज इक्वल्स टू टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस वन, मतलब टी सी की जगह दोनों जगह टी वी सी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने अगेन बताया कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ काम नहीं होता, मार्जिनल कॉस्ट में कोई काम नहीं है। फिक्स्ड मतलब वो मार्जिनल कॉस्ट कभी फिक्स रह ही नहीं सकती है, तो यहाँ पे हम फिक्स्ड को कंसिडर ही नहीं करते। जब कंसिडर नहीं करते हैं तो बेसिकली हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे टी वी सी लिख लो, या फिर ओ क्यू इंटू ओ एल इज इक्वल्स टू टी सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, बेसिकली एक ही चीज़ रहेगी यहाँ पे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सकता है आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो, तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि भाई टोटल कॉस्ट चाहिए थी हमको, नहीं, आप वहीं रख के फॉर्मूले में आंसर्स निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर के ना लास्ट टॉपिक की, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, एसी एंड एमसी। तीनों को ही एक साथ में हम देखेंगे कि तीनों कैसे रिलेटेड हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो एक टेबल फिल करनी है, उससे आपकी फॉर्मूलाज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या करेंगे, हमको देखो आउटपुट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, अब आपको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो देखा हुआ है जो मेरा अभी मैंने रिसेंटली पोस्ट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमपी, टीपी एंड एपी, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे आपने वो क्वेश्चंस करे हैं सिमिलरली आपको ये क्वेश्चंस करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। अब यहाँ पे क्या करना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टी सी अपॉन क्यू, है ना। तो हमको टी सी को क्यू से डिवाइड करते जाना है, सिंपल। 10 अपॉन जीरो मतलब जिसके डिनोमिनेटर में जीरो होता है वो क्या होता है, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो पहला तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 20 अपॉन वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। 28 अपॉन टू 14। 34 अपॉन थ्री कितना हो जाएगा 11.3 समथिंग। 38 अपॉन फोर कितना हो जाएगा 9.5। 42 अपॉन 5 कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 8 40 8.4। 48 अपॉन 6 8, 56 अपॉन 7 8, 72 अपॉन 8 9। तो ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एम सी एन इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, यानी कि जिस नंबर का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है उस वाले टी सी में से उससे पहले वाला टी सी माइनस करते जाना है। अब पहले वाले एम सी के लिए तो क्या करेंगे, इस वाले टी सी में से इससे पहले वाला टी सी माइनस करना है, पर इससे पहले तो कोई टी सी है ही नहीं, तो हम यहाँ पे डैश बना देंगे, कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए हम इस वाले टी सी फर्स्ट वाले टी सी में से पहले वाला टी सी यानी कि 20 माइनस 10 10, फिर माइनस करते जाओ 28 माइनस 28, 34 माइनस 28 कितना हो गया 6, 38 माइनस 34 4, 42 माइनस 38 4, फिर 48 माइनस 42 6, 56 माइनस 48 8, 72 माइनस 56 यानी कि कितना हो गया 12 भी हुआ ना, हाँ। तो ये हो गई हमारे मार्जिनल कॉस्ट। तो इस तरीके से आपको फॉर्मुलाज भी रिवाइज हो गए। ये फॉर्मूला था एक, ए सी इज इक्वल्स टू टी सी अपॉन, इसी तरह ए एफ सी इज इक्वल्स टू टी एफ सी अपॉन क्यू, और ए बी सी अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू टी बी सी अपॉन क्यू। और क्या फॉर्मूला था, एक एम सी का मैंने ये बताया था, एक एम सी का फॉर्मूला था, एम सी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी क्यू अपॉन, मतलब टी क्यू नहीं सॉरी टी सी अपॉन डेल्टा क्यू, ये भी फॉर्मूला था। और आपके क्या फॉर्मूला, इससे मैं टाइम पे याद दिलाती रहूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल फिल। अब हम क्या करना है, सबसे पहले हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में, फिर हम टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट हमारा बिचौलिया है, इसी से हमको एसी का रिश्ता पढ़ना है, इसी से हमको टीसी का रिश्ता पढ़ना है, ठीक है। तो आपको एसी और एमसी का कर्व याद होने चाहिए। सबसे पहले हमने देखो कर्व बनाना सीखा था ना, एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट का कुछ ऐसा होता है और मार्जिनल कॉस्ट का भी कुछ ऐसा ही होता है, दोनों का सिमिलर सा था ना। अब हम कैसे बनाएंगे, देखो याद रखना है हमेशा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी आपकी, पहले तो एवरेज कॉस्ट बनाओ। सबसे पहले क्या करना है, साथ साथ बनाते जाओ ये चीज़ें, वीडियो पॉज करो, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो जल्दी जल्दी साथ साथ बनाते जाओ जो मैं बोल रही हूँ, और याद रखना बोलते जाओ साथ में। क्या होगा, जब भी हम ए सी और एम सी को साथ में बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले बनाना है आपको ए सी, ये हो गया हमारा ए सी, ठीक है। अब एसी का जो ये नीचे वाला पॉइंट है ना, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट आपको जो नज़र आ रहा है, जो भी आपने बनाया है,
वहाँ से होते हुए आपको बनाना है ऐसे MC। MC आपका इस तरीके से बनता है। हालांकि इसका शेप मैंने ऐसा बताया था, देखो ऐसा थोड़ा सा, पर जब हम बनाते हैं तो ऐसा ही बन के आता है। मतलब अब ये देखो, ये मैं बिना फिगर्स के, बिना डेटा के बना रही हूँ। जब आप डेटा के साथ में बनाओगे तो एग्जैक्ट ऐसा कर्व बन के आएगा। तो ऑब्वियसली आपको डेटा के साथ ही बनाना होगा, तो आप ऐसा ही बनाओगे। तो क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एवरेज कॉस्ट, फिर उसके नीचे से, ऐसे नीचे वाले पॉइंट से होते हुए बनाना है मार्जिनल कॉस्ट। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हेन AC falls, MC is lower than AC। शुरुआत में क्या हो रहा है, जब AC गिर रहा है, AC आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, ये कर्व ऐसे ऐसे से नीचे आ रहा है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, MC ज़्यादा है या AC ज़्यादा है। ऑब्वियसली MC वाला कर्व नीचे है तो MC ही कम है और AC ज़्यादा है। तो वही मैंने लिखा है, जब AC गिर रहा है तो AC ज़्यादा है, जब AC गिरता है तो AC ज़्यादा होता है, MC कम होता है। इसी तरह when AC राइजेस, जब AC बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, MC इज ग्रेटर देन AC। अब उल्टा हो गया, अब क्या हुआ, AC जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्या अभी भी AC ज़्यादा है, नहीं तो भाई क्या ज़्यादा है, यहाँ पर MC ज़्यादा है। ये याद रखना है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लो ऐसे, यहाँ पर, यहाँ तक। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस टाइम पे अब क्या है, हमारा MC ज़्यादा है। तो ये जो दोनों मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि जब AC डिक्रीज कर रहा होता है ना, शुरुआत में जब AC डिक्रीज कर रहा है उस टाइम पे MC की ना क्या होती है, जो बढ़ने की रफ्तार होती है वो कम होती है AC से। तो AC तो आगे आगे निकल जाता है, MC पीछे रह जाता है। इसी तरह जब क्या होता है, AC बढ़ रहा होता है तो MC की रफ्तार फटाफट वो पकड़ लेता है, वो क्या करता है, वो आगे निकल जाता है, AC पीछे रह जाता है। पर एक और पॉइंट आता है हमारे पास, when AC क्या कहते हैं, इज एट लोएस्ट। ठीक है, कौन सा लोएस्ट पॉइंट है हमारा, ये इज लोएस्ट, यानी कि E पॉइंट पे जब है, ठीक है, जब वो बढ़ नहीं रहा है, या फिर क्या होता है, या फिर यहाँ पे क्या है, AC इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या रहेगा, AC कांस्टेंट रहेगा। जब AC लोवेस्ट होता है ना तो AC कांस्टेंट होता है, और जब AC कांस्टेंट होता है वहीं से हमारा MC उसको कट करता है। मैंने यही कह के तो कर्व बनवाया था कि लोवेस्ट वाले पॉइंट से काटते हुए जाना, यही तो बोला था। तो क्या होता है, जब AC लोवेस्ट होता है तब वो कांस्टेंट रहता है थोड़े टाइम के लिए, और वहीं से MC कट करके जाता है। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, MC कट्स AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं AC और MC के बारे में। अब हमारी बात आती है, ये तो AC और MC हो गया, अब करते हैं हम MC और TC की बात। MC और TC क्या है, देखो MC का कर्व कैसा होता है, ऐसा है, समझ आ गया। TC का कर्व कैसा था, ऐसा ही तो था, याद आया, TC का कर्व ऐसा ही था। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व्स को मिला देंगे, फिर बनाएंगे हम अपना क्या बोलते हैं आपका ये ऐसा कर्व। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, इसको ऐसा करो, इसको एक बार इससे भी समझ लो टेबल से। कैसे, देखो शुरुआत में क्या हो रहा है, जब AC गिर रहा है, AC जब गिर रहा है तो क्या हो रहा है, MC AC से कम है हमेशा। देखो MC हमेशा कम है, MC 10 है, यहाँ पे AC 20 है, MC 8 है, AC 14 है, इनकी हमेशा MC कम है ना। और जैसे ही क्या हुआ, AC लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे देखो लोएस्ट पॉइंट पे आ गया 8 और कांस्टेंट सा हो गया है। तो क्या कर रहा है, MC AC को कट कर रहा है उसी लोएस्ट पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे MC और AC दोनों बराबर हैं। MC इज इक्वल्स टू AC है कि नहीं, और यहाँ भी देखो यही हो रहा है, दोनों बराबर हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही AC बढ़ा, AC अब 8 से 9 हुआ, बढ़ा, तो क्या हुआ, MC अब ज़्यादा बढ़ रहा है, MC इज ग्रेटर देन AC, MC 12 है और AC 9 है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपने याद रखना है। ये हो गया आपका MC और AC का रिलेशनशिप। अब इसी तरह सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमारा MC और TC का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब MC और TC का रिलेशनशिप मैं आपको अलग अलग ग्राफ्स में बताऊंगी, अगर आप बनाना चाहो तो एक ही साथ में भी बना सकते हो। जैसे कि ये तो हो गया हमारा TC, देखो इस तरीके का होता है ना हमारा TC का कर्व। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट आता है ना, और ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हो TC और यहाँ पे लिख दो MC। ये हो गया X एक्सेस, ये हो गया X एक्सेस, यहाँ पे है आपका आउटपुट और यहाँ भी है आपका आउटपुट। अब देखो इन दोनों का क्या सीन है, इन दोनों का तो सिंपल सा सीन है। सिंपल सा सीन क्या है, देखो MC क्या होता है,
जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, थोड़ा सा रिकॉल करो, मार्जिनल प्रोडक्ट रेट होता है टोटल प्रोडक्ट का, इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट भी रेट होता है टोटल कॉस्ट का। तो शुरुआत में जब क्या होगा, हाँ टोटल कॉस्ट जब बढ़ रही है, एक सेकेंड एक कन्फ्यूजन है मुझे, सही है। तो शुरुआत में क्या होगा, इस फॉर्मूलाज को मैं मिटा देती हूँ, देखो यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखते हैं। शुरुआत में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट कि क्या हो रहा है, व्हेन एमसी इज डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है, व्हेन एमसी इज डिक्रीजिंग, है ना। तो अब टीसी बढ़ तो रहा है, टीसी इंक्रीजेस, हमको दिख रहा है कि भाई कर्व क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, टीसी इंक्रीजिंग इज इंक्रीजेस, बट एट विच रेट, एट डिक्रीजिंग रेट। मतलब जैसे एमसी वर्क करेगा उसी रेट पे टीसी वर्क करेगा। एमसी डिक्रीज कर रहा है तो टीसी भले ही इंक्रीज कर रहा हो, पर रेट कैसी होगी, उसकी डिक्रीजिंग होगी। ये जो चीज़ है ना, ये सेम होगी, रेट टीसी का रेट ही होता है एमसी। अब एमसी डिक्रीज कर रहा है तो उसका रेट भी डिक्रीज करेगा। तो एमसी डिक्रीज कर रहा है तो आपको बस ये कर्व की शक्ल याद रखनी है, दिमाग में पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे आपने देखा, ऐसे बनाया, आपने देखा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, एमसी डिक्रीज कर रहा है तो टीसी इंक्रीज तो कर रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, व्हेन एमसी इंक्रीजेस। अब बाद में क्या कर रहा है, एमसी इंक्रीज कर रहा है ना, पर टीसी क्या करेगा, टीसी अभी भी इंक्रीज कर रहा है, टीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। अब वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करने लगा, क्यों, क्योंकि भाई एमसी इंक्रीज कर रहा है तो रेट भी इंक्रीजिंग, एमसी डिक्रीज कर रहा है तो रेट भी डिक्रीजिंग। ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, ये जो मैंने लाइन बनाई है यहाँ पर, ये क्या है, एमसी का काइंड ऑफ, ये समझ लो लोएस्ट पॉइंट है। बेकार सा लग रहा होगा, लोएस्ट पॉइंट तो नहीं नजर आ रहा क्योंकि मैंने फिगर के साथ ही बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, ये मान लेते हैं इसका लोएस्ट पॉइंट है पॉइंट ई, ये है पॉइंट ई डैश। तो एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, एमसी इज मिनिमम या फिर लोएस्ट। और इस मिनिमम पॉइंट पे, एमसी के मिनिमम पॉइंट पे या फिर एमसी के लोएस्ट पॉइंट पे टीसी क्या करता है, टीसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। टीसी बढ़ना स्टॉप नहीं कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना स्टॉप कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक इतने हिस्से में वो क्या कर रहा था, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था। क्यों, क्योंकि एमसी भी डिक्रीज हो रहा था। फिर जैसे वो यहाँ आया तो उसने देखा कि भाई अब एमसी तो लोवेस्ट हो गया, तो मैं अब इस डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना स्टॉप कर दूँ, अब मैं आगे इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ूँ। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद एमसी भी तो इंक्रीज करेगा, तो वो एमसी की देखा देखी अब क्या करेगा, वो भी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना स्टार्ट करेगा। ई पॉइंट पे आके वो जैसे पहले बढ़ रहा था डिक्रीजिंग रेट पर, अब वो स्टॉप कर देगा। अब वो आगे कैसे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट पर। ये क्योंकि एमसी अभी तक क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और अब वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारी कहानी आपने याद रखनी है। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करने के बाद। और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। जो हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये वो सारी चीज़ें। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं ज़रूर कराऊंगी, जैसे मैंने एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इस सबके कराए थे। तो उसके लिए भी आप मतलब देखते रहना और सारी प्रैक्टिस भी करते रहना। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में या किसी भी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप जब भी कोई मेरी वीडियो देखते हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ अपना एक काइंड ऑफ फीडबैक ज़रूर दिया करो। लाइक आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, कोई कमी है, कोई अच्छी चीज़ है या कोई बुरी चीज़ है, मतलब लाइक एवरीथिंग, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स जो भी आपने मतलब एक्सपीरियंस किया मेरा वीडियो देखने के बाद, तो अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो डेफिनेटली वो मेरे लिए मोटिवेटिंग होगा। अगर कोई बुरी चीज़ होगी या कोई कमी लगेगी आप लोगों को, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अपना एक छोटा सा नोट ज़रूर डाला करो कमेंट में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, राइट। एंड इसी के साथ आपका वीडियो खत्म होता है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।